नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम पाकिस्तान के हालिया आर्थिक झटके का एक डीप ड्राइव करने वाले हैं। एक फाइनेंशियल एडवाइजर के नजरिए से देखा जाए तो संकट कई तरह के होते हैं, लेकिन जब स्थितियां अचानक से बिगड़ती हैं और पूरे सिस्टम को अपनी चपेट में ले लेती है ना, तो उसके प्रभाव सच में बेहद गंभीर होते हैं। तो आइए इस मैक्रो इकोनॉमिक संकट की गहराई और उसके पीछे के रियल खतरों को डीपली समझते हैं। चलिए सीधे इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं। इस संकट की एक्चुअल सिवियरिटी को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के इस चौंकाने वाले बयान से समझा जा सकता है। उन्होंने ओपनली स्वीकार किया है कि हाल ही के भूराजनीतिक तनाव के कारण देश की अर्थव्यवस्था लिटरली 2 साल पीछे चली गई है। यानी पिछले 2 सालों में IMF की मदद से आर्थिक स्थिरता हासिल करने के जो भी प्रयास हुए थे वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। ये स्टेटमेंट अपने आप में एक बहुत ही बड़े आर्थिक जोखिम को दर्शाता है। इस आर्थिक झटके को समझने के लिए हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहला, द जियोपॉलिटिकल ऑयल शॉक। दूसरा, कंटेजियन यानी घाटे और रिजर्व्स की कमी। तीसरा, द स्टैगफ्लेशन पॉलिसी ट्रैप। चौथा, ऑपरेशनल ब्रेकडाउन। और आखिर में लिक्विडिटी क्राइसिस एंड बेलआउट्स। शुरुआत करते हैं पहली रिस्क कैटेगरी से, द जियोपॉलिटिकल ऑयल शॉक। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रुकावटों ने इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों को $125 पर बैरल के आसपास पहुंचा दिया है। ये देश के लिए एक मैसिव एक्सटर्नल शॉक है। यहाँ इस क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी मेट्रिक पर गौर करना बेहद जरूरी है। 85 से 90%। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था स्मूथली चले, इसके लिए एनर्जी इंपोर्ट्स पर निर्भरता एक बड़ा फैक्टर होती है। यहाँ देश फंडामेंटली अपनी ऊर्जा जरूरतों का 85 से 90% हिस्सा आयात करता है। जब कोई इकोनॉमी बेसिक लेवल पर ऑयल इंपोर्ट्स पर इतनी हेविली डिपेंडेंट हो, तो ग्लोबल प्राइसेस में आने वाला थोड़ा सा भी उछाल एक भयंकर झटका साबित होता है। इस एक्सटर्नल शॉक का फाइनेंशियल बर्डन एक्चुअल में कितना बड़ा है, उसको इस तरह से समझते हैं। शॉक से पहले जो वीकली ऑयल इंपोर्ट बिल लगभग $300 मिलियन हुआ करता था, वो अचानक शूट अप करके $800 मिलियन हो गया है। एक ऑलरेडी फ्रेजाइल इकोनॉमी के लिए हर हफ्ते $500 मिलियन का अतिरिक्त बोझ उठाना वर्चुअली इम्पॉसिबल है। हर $10 पर बैरल तेल महंगा होने पर आयात का खर्चा एक विशाल रूप ले लेता है, जो राजकोष पर एक क्रशिंग दबाव डालता है। आइए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, कंटेजन यानी घाटा और भंडार की कमी। यहाँ हम देखेंगे कि ये एक्सटर्नल ऑयल शॉक किस तरह नेशनल मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को इन्फेक्ट करता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सीक्वेंस कैसे बनता है। ये घातक डोमिनो इफेक्ट एग्जैक्टली काम कैसे करता है। स्टेप 1, तेल की कीमतें बढ़ती हैं। स्टेप 2, इसकी वजह से इंपोर्ट बिल आसमान छूने लगता है। स्टेप 3, इसके नतीजे में करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत तेजी से बढ़ता है। स्टेप 4, क्योंकि इंटरनेशनल भुगतान डॉलर में करने होते हैं, सेंट्रल बैंक के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खाली होने लगते हैं। और फाइनली स्टेप 5, जब डॉलर कम पड़ते हैं तो स्थानीय मुद्रा यानी करेंसी की वैल्यू गिरने लगती है। ये पूरा क्रम एसेंशियली सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स को पूरी तरह से निचोड़ लेता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे और शायद सबसे क्रिटिकल पॉलिसी डिलेमा की तरफ, द स्टैगफ्लेशन पॉलिसी ट्रैप। इस डिलेमा को समझने के लिए इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां इन्फ्लेशन देश के अंदर लोगों की बढ़ती डिमांड की वजह से नहीं आती, बल्कि ग्लोबली प्राइस्ड फ्यूल जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, जिससे ऑटोमैटिकली खाद्य पदार्थ और फर्टिलाइजर के दाम बढ़ जाते हैं। ये सिस्टम वाइड महंगाई है जिसे लोकल डिमांड कंट्रोल करके रोका ही नहीं जा सकता। तो यहाँ सबसे अहम मुद्दा ये है कि इस स्टैगफ्लेशन सिनारियो में कन्वेंशनल मॉनेटरी टूल्स पूरी तरह फेल क्यों हो जाते हैं। आमतौर पर इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ इसका रिजल्ट बिल्कुल उल्टा होता है। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने से ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट पूरी तरह क्रश हो जाती है, बेरोजगारी बढ़ती है, लेकिन इंपोर्टेड फ्यूल की कॉस्ट पर इसका लिटरली कोई असर नहीं पड़ता। ये एक क्लासिक ट्रैप है जहां आर्थिक विकास ठप हो जाता है और सप्लाई साइड महंगाई लगातार बढ़ती रहती है। चौथे हिस्से पर नजर डालते हैं, ऑपरेशनल ब्रेकडाउन। यहाँ हम मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी से थोड़ा हटकर ऑन द ग्राउंड रियल लाइफ फेलियर्स को देखेंगे। एनर्जी सेक्टर के कोलैप्स का ये डेटा बेहद शॉकिंग है। ध्यान दीजिए, लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG पावर प्लांट्स की टोटल कैपेसिटी 6000 मेगावाट है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इस वक्त एक्चुअल उत्पादन 600 मेगावाट से भी कम है।
कतार से आने वाले LNG इंपोर्ट्स में रुकावट और बेहद महंगे ऑयल फायर्ड प्लांट्स के कारण बिजली उत्पादन लगभग धराशायी हो गया है। ये प्रैक्टिकली एक क्राइसिस लेवल पावर कोलैप्स को दर्शाता है। और ज़मीनी स्तर पर इसका असर किसी डार्क एज से कम नहीं है। शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे के पावर कट्स रेगुलर हो गए हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 8 घंटे से ज़्यादा के ब्लैकआउट्स देखे जा रहे हैं। स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी है कि लोग नेचुरल गैस को प्लास्टिक के बैग्स में भरकर स्टोर करने पर मजबूर हैं। गैस की आपूर्ति को कमर्शियल सेक्टर से काटकर घरेलू क्षेत्र को दिया जा रहा है, जो एक ऐसी बिजार आपातकालीन स्थिति है जहां बेसिक ऑपरेशंस भी ठीक से रन नहीं कर पा रहे हैं। आखिरी हिस्से में हम आते हैं लिक्विडिटी क्राइसिस एंड बेलआउट्स पर, जहां हमारा ध्यान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग और लिक्विडिटी की बेचैन तलाश पर होगा। इस नाजुक स्थिति में बेलआउट की जटिलताएं पूरी तरह सामने आती हैं। एक तरफ सऊदी अरेबिया से डिफर्ड ऑयल पेमेंट्स और आर्थिक मदद के रूप में थोड़ा सहारा मिला है। दूसरी तरफ IMF के बेलआउट पैकेज की शर्तें बेहद स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा शॉक तब लगा जब UAE ने सडनली $3.45 बिलियन के रीपेमेंट की मांग कर दी ताकि वो इस कैपिटल को रीडायरेक्ट करके भारत में इन्वेस्ट कर सके। इस अनएक्सपेक्टेड डिमांड ने सिस्टम को बुरी तरह हिला दिया और सऊदी और चाइनीज सपोर्ट पर निर्भरता और भी ज्यादा बढ़ा दी। और ये घटना इस स्थिति को बेहतरीन ढंग से दर्शाती है कि स्टेट फंड्स एक्चुअली किस हद तक खाली हो चुके हैं। जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस दिखाने की एक बड़ी कोशिश हुई, विदेशी प्रतिनिधि मंडल वार्ता के लिए ठहरे, लेकिन सरकार उनका सेरीना होटल का बिल तक चुका नहीं पाई। आखिर में होटल मैनेजमेंट को इसे कॉम्प्लीमेंट्री घोषित करना पड़ा। ये छोटी सी लगने वाली पर सरप्राइजिंग घटना परफेक्टली इनकैप्सुलेट करती है कि जियोपॉलिटिकल लेवल पर डोमिनेंस सिखाने की कोशिशों के बावजूद स्टेट फंड्स पूरी तरह डिप्लीट हो चुके हैं। इस पूरे क्लिनिकल असेसमेंट को रैप अप करते हुए एक बेहद प्रोवोकेटिव थॉट जहन में आता है। आज के इस दौर में जहां भू राजनीतिक अस्थिरता यानी जियोपॉलिटिकल वॉलेटिलिटी लगातार बनी हुई है, क्या अत्यधिक इंपोर्ट पर निर्भर उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं लगातार एक्सटर्नल बेलआउट्स के बिना सर्वाइव कर सकती हैं? ये सवाल सिर्फ इस संकट का सारांश नहीं है, बल्कि इस पूरे इकोनॉमिक मॉडल की स्ट्रक्चरल फ्रिजिलिटी पर एक लंबा सवालिया निशान लगाता है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।